जो लोग लिखने पढ़ने के शौकीन हैं या जो जिन लोगों का लिखने या पढ़ने में अत्यधिक रुचि है, या यहाँ पे जितने ही बच्चे बैठे हुए हैं, एक सत्र बहुत ही अच्छा ये होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक ज़ोरदार तालियों के साथ इस सत्र की शुरुआत करें। हमारे साथ मंच पर हैं बनारस टॉकीज, 84 बागी बलिया और जिसे कहा जाता है कोट अनकोट लगा के नई वाली हिंदी के लेखक। तो मैं उनका एक बार औपचारिक स्वागत करता हूँ इस मंच से। सत्या व्यास जी हमारे साथ हैं। 3 टाइम बेस्ट सेलर फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया, द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, मर्चेंट्स ऑफ डेथ, इन किताबों की लेखिका हैं नीलिमा जी। मैं नीलिमा जी का भी स्वागत करता हूँ। जब मुझे ये टॉपिक दिया गया था, ये विषय दिया गया था कि लेखन में विविधता पर 2 दिग्गजों से बात करनी है, तो मुझे सोचना पड़ा कि ये विविधता किस तरह की विविधता है। ये विविधता विमर्शों की विविधता है जो हम अकादमिक ढंग से पढ़ते हैं, स्त्री लेखन, दलित लेखन, या अभी तो सुनने में आ रहा था कि एक ओबीसी विमर्श भी है, विकलांग विमर्श भी है। ये विविधताएं हमारे लेखन में, हमारे किताबों की दुनिया में हमें दिखलाई पड़ती हैं दूर से। तो मैंने सोचा था कि सवाल मैं दूसरे ढंग से उठाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यही एक अच्छा मंच होगा पूछने का। मैं सत्या जी यहाँ बैठे हुए हैं और फिल्म लेखन से जुड़े हुए हैं, तो लेखन की ऐसी कौन सी विविधता है जो लेखकों को मुंबई की ओर धकेल देती है? तुमने तो आराम भी प्रचंड कर दिया बिल्कुल। लेखन की ऐसी कौन सी विविधता है जो लेखक को मुंबई की तरफ ढकेलती है? दरअसल विविधता से ज़्यादा ये विवशता है। इस सेशन से जस्ट पहले रविंदर थे और रविंदर ने बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत खुल के कमर्शियल एस्पेक्ट की बात की। लेकिन हिंदी का लेखक अगर कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर दे तो वो फ़ौरन बाजारू हो जाता है। उसे मान लिया जाता है कि इसका ध्यान लेखन से ज़्यादा जो है ना पैसे पर है। मुंबई ऐसा नहीं सोचती, और मुंबई ऐसा क्यों नहीं सोचती, खासकर हिंदी लेखन को लेके उसके अपने पारंपरिक कारण भी हैं, जिसके लिए हम भाग्यशाली भी खुद को मान सकते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जो पिछले 100 सालों का अगर हम इतिहास उठाएं इंडस्ट्री का, तो वहाँ निर्देशक का बेटा निर्देशक बन जाता है, हीरो का बेटा हीरो बन जाएगा, हीरोइन की बेटी हीरोइन या बेटा हीरो बन जाएगा। लेकिन लेखक का बेटा लेखक बने यह संभव नहीं है, और क्योंकि वो एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है इसलिए, और फिल्में मजबूरी है उनकी हिंदी में बनाना, इसलिए उन्हें हमेशा ज़रूरत रहती है हिंदी लेखकों की। और वो हिंदी लेखकों को या हिंदी संवाद लेखकों को, स्क्रीन प्ले लेखकों को, जिनको भी पटकथा लेखकों को जज नहीं करते इस बात से लेकर कि अरे आप तो पैसे की बात कर रहे हैं ऑन दैट। तो राइट फ्रॉम प्रेमचंद लें, अमृतलाल नागर ले लें, भगवती चरण वर्मा ले लें, सारे लोगों ने ही खुद को वहाँ आजमाया। आगे आप आए कमलेश्वर जी को ले लें, जोशी जी को ले लें, ये सारे लोगों ने खुद को वहाँ पे आजमाया। और ये एक दरअसल जैसे मैंने कहा ना कि विवशता है कि आप कब तक और अगर इस पे बात आएगी तो हम आगे करेंगे ही कि हिंदी लेखकों की रॉयल्टी क्या और कितनी है, उस पे आप नहीं गुजर बसर कर सकते। तो ये दरअसल विवशता है, और विवशता भी अगर आप इसको नेगेटिव नकारात्मक रूप में ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये एक सुखद व्यवस्था है जहाँ लेखक जाना ही चाहता है एक समय के बाद, जब उसे लगता है कि उसने पर्याप्त, इन सारे लोगों का आप ले लें, वर्मा जी का ले लें या नागा साहब का ले लें, मैं जोशी साहब की बात करता हूँ, अपने क्या कहते हैं राही मासूम रजा साहब की बात, इन सारे लोगों को जब लगता है कि हाँ
अब जीवन यापन भर चीज़ें हो गई हैं तो वो फिर अपने रूट की तरफ लौटते ही हैं, वो फिर आते हैं और अपनी कहानियाँ, किताबें, उपन्यास जो भी है वो बिल्कुल उस तरह से शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक सुखद व्यवस्था है जी। छेड़ने का काम मैंने कर दिया है और हम लोग आगे कुछ ऐसे ऐसे सवाल ज़रूर पूछेंगे जो यहाँ बैठे हुए लोगों के मन में भी होगा, लेकिन मैं नीलिमा मैम की ओर आता हूँ। और चूँकि मैंने शुरुआत में कहा कि विविधता के बहुत सारे स्तर हैं साहित्य जगत में, नीलिमा जी से सीधा सवाल यह है कि इनके लिए लेखन की विविधता का क्या मायने होता है? नमस्कार, मिरांडा हाउस के बच्चों को और यहाँ सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनुपम जी का सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहूँगी कि आज मिरांडा हाउस के इस ऑडिटोरियम में बैठ के मुझे अपना बचपन, कॉलेज के दिनों की याद आ गई है। और मुझे यही है कि बुज़ुर्ग, मैं अपने आप को हालांकि बुज़ुर्ग नहीं मानती हूँ, पर आज यहाँ बैठ के और मुझे यही लग रहा है कि मैं वापस स्टूडेंट क्यों ना बन गई। आपका सवाल जो है, मेरे लिए लेखन में विविधता का काम क्या मायने हैं? बहुत आपका जब मैंने काम देखा तो वो बहुत अलग अलग तरीके का है, ऐसा नहीं कि एक तरह की विधा में आपने काम किया है। सो इसका जवाब मैं इस शेर से दूंगी जो कि मैंने आज गाड़ी में आते हुए लिखा। पहले तो मैं गूगल करती रही कि इतने बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स के साथ में मुझे बैठा दिया गया है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और मैं अंग्रेज़ी की लेखिका कोशिश करूंगी कि मैं इनके बराबर का तो नहीं, पर हाँ कुछ जवाब मैं दे सकूं। तो आपके लिए और आपके जवाब में मैंने शेर ये लिखा कि रूह जब बन गई कलम तो लिख दी अपनी दास्तां। रूह जब बन गई कलम तो लिख दी अपनी दास्तां। हर सितम, हर दर्द, हर आह को कागज़ पर उतार दिया। तो मैं अपने लेखन के बारे में ये कहूँगी अनुपम कि मेरा लेखन एक इत्तेफाक है। हालांकि मुझे विरासत में लिखने की कला मुझे विरासत में अपनी अम्मा से मिली, लेकिन मैंने उसको उभारा या उसका मैंने एक्सप्रेशन या उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अपने बहुत बाद में किया। लेट 40s में मेरी पहली किताब आई, फादर डियरिस्ट, जो कि मैं समझती हूँ कि मैं उसका लेखन का मैं कह नहीं सकती कि इसको किस कैटेगरी में रखूँ। ये एक मेमोआ है, ये मेरा अपना एक उद्वेग मेरे अंदर का जो मैंने इसको लिख दिया। जैसा कि मैंने कहा, मैं जब ये किताब मेरे फादर की जीवनी में लिखने बैठी तो मैंने जब शुरू किया तो पहला मेरा कोई अनुभव नहीं था राइटिंग का। कॉलेज मैगज़ीन्स में कभी कभी थोड़ा मोड़ा मैं लिखती रही। वो किताब जब मैंने शुरू की तो मैंने सांस तब ली जब वो पूरी लिख दी गई। पूरे 260 पेजेस की किताब है। शायद वो संस्कार थे जो पहले से डेवलप हो रहे थे, वो अचानक जी, जैसे कि एक पोर्टल जिसको कहते हैं खुल गया दिमाग में, और इट वॉज जस्ट वेटिंग टू हैपन। उसके बाद की तो मैंने कई वो कैटेगरीज बदली। उसके बाद मैंने एक फिक्शन नावल लिखा, उसके बाद कस्तूरबा की कहानी लिखी, और लास्ट जो मेरी किताब है जो पिछले साल आई है, वो किताब को मैं क्या नाम दूँ? वो किताब एक सपना है। एक सपने को जैसे साकार किया मैंने। अब हम बात कर रहे हैं विविधता की, तो मैं इसी सूत्र को लेके आगे बढ़ूंगा, इसको छोड़ना नहीं चाहूँगा। अक्सर लेखकों के ऊपर एक अजीब तरीके का एक दबाव होता है। सत्या जी भी बैठे हैं, आप भी लिखती हैं, और जितने भी लोग लिखते हैं उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हम जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं उससे एक इतर वर्ग बहुत बड़ा वो छूटता जा रहा है या छूट रहा है। उसकी संतुष्टि के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि
उनके लिए भी कुछ लिखें। मेरा ऐसा मानना है कि शायद इससे वो अपनी पूरी ट्रेनिंग एक बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं दूसरे वर्ग के लिए लेखन कर रहा हूँ तो मेरी मौलिकता कहीं ना कहीं हट रही है। क्या ये जो विविधता है, लेखन में विविधता है, ये मौलिकता को नष्ट करती है? नष्ट कर रही है, बड़ा एक्सट्रीम वो हो गया सेंटेंस करना। देखिए, विविधता, जिस लेखन की बात आप विविधता की कर रहे हैं, लेखन के बहुत सारे आयाम हैं। हम ये लेके चलते हैं, सिर्फ इस बात को लेके चलते हैं कि जो एक लेखक उपन्यास या गद्य या कविताएं लिख रहा है, उस तरफ से अगर ये सवाल आया है कि उसमें अगर उसके कंटेंट में उसकी जिस तरह की वो कहानी लिख रहा है उसकी विविधता की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने योग्य हैं इसमें। कि पहला तो ये कि अब जैसे आप एग्जांपल लें, अगर रेनू की हम बात करते हैं, ठीक है ना, या ओ हेनरी की अगर हम बात कर लें, या कुछ लेवल तक हम रस्किन बॉन्ड की बात कर लें, तो रस्किन बॉन्ड जाने जाते हैं वो चाइल्ड नॉवेल्स लिखने के लिए एंड ऑल दैट, और वो उसी तरह लिखते जाते हैं और उसी तरह से वो आप क्या कहें लोकप्रिय भी हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा, रेनू की बात करें अगर मान ले लें, तो रेनू ने अपनी आंचलिक कहानियाँ लिखी। उनसे अगर हम कहें कि भाई आप मिरांडा हाउस की कहानी लिखें, ठीक है, ये रेनू का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि वो इसकी कहानी लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते, या कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत संभव है कि वो बिहार के आंचलिक प्रदेश मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर भागलपुर से आई हुई किसी लड़की की कहानी मिरांडा हाउस में लिख दें। ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे लिखवाना चाहते हैं या हम सोच रहे हैं उस विविधता के बाद, वो लेखक पर बहुत ज़्यादा और लेखक के मेयार पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज़ को ले रहा है, कहानियों को। ये इसके भी फिर दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है जिसको हम अपने सेंसेस में मानते हैं कि लेखक का अर्थ होता है जो जिसको हम ट्रेडिशनली देखते आ रहे हैं कि वो उसने लिख दिया, अब आप पढ़िए, काइंड ऑफ। ठीक है, ट्रेडिशनल राइटर्स। एक और जो लेखक हैं जो जिसका वर्ग आजकल बढ़ा है, वो जिसको आप कह सकते हैं कि वो कमर्शियल राइटर्स भी हैं। ठीक है, तो कमर्शियल राइटर्स के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो कहानियों में क्या अलग लेकर आएँ। मैंने बनारस टॉकीज लिखी, पहली किताब मेरी हॉस्टल बेस्ड थी कहानी। मैंने दूसरी किताब दिल्ली दरबार लिखी, वो भी कॉलेज बेस्ड थी। यहीं बैठे हुए थे आनंद जी, उन्होंने 2018 के संवादी में कहा कि नई वाली हिंदी जो है वो कॉलेज से कब बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं रही कि हाँ, ये बात सही है कि दसियों कहानी में बनारस टॉकीज जैसे लिख सकता हूँ, दसियों कहानी में दिल्ली दरबार जैसे लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं खुद को और अपने भीतर के लेखक को वो एक्सटेंशन दे रहा हूँ कि मैं और कुछ लिखूँ या और कहानियाँ लिखूँ। फिर 84 का जन्म हुआ, जिस तरह से है, अगर अपनी बात करूँ तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि लेखक के लेखन की विविधता जो है वो तो फिर इस पे भी डिपेंड करती है ना कि वो शब्दों का चयन कैसा कर रहा है। शुरुआती दौर की जब बात थी तो मैं लेखन में अपनी कहानियों में अंग्रेजीदा शब्द भी लिख दिया करता था। ये ड्यू कोर्स में आपको समझ में आती है बात कि नहीं, यदि आप लेखक हैं तो आपके पास उस शब्द के चयन के लिए ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। आप ऐसे शब्द दें जो आपकी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, तो विविधता इस पे भी डिपेंड करती है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कैसा लिखना चाहते हैं, और उस किताब के साथ आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। जब 1931 में लिख रहा था 1931, तो उसको पढ़ने वाले जितने भी मेरे पाठक हैं उनका कहना है कि सर वो शरद चंद्रीय जो भाषा है उसकी याद दिलाता है। वो इसलिए ही याद दिलाता है कि वो सायास था। एक तो अगर मैं 1931 का बंगाल लिख रहा हूँ और उसको हिंदी में लिख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास रिसर्च वर्क और रिसर्च के जो टॉप की जो किताबें हैं वो भी उस तरह के लैंग्वेज ही लिख रही हैं। मैं चाह के भी उसे 2025 वाली हिंदी नहीं कर सकता। तो वो कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं, वो लेखक पर भी डिपेंड करता है, और फिर वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो लिखा जा रहा है उसका पाठक वर्ग क्या है। जी।
इस विभाजन पर मैं आऊँगा। जैसे अभी आपने बोलते बोलते भी बोल दिया कि 2025 वाली हिंदी, और जो हिंदी जिस तरह से डेवलप हो रही है, जो आप लोगों को लगता है कि आप उसको उसका झंडा लेके चलते हैं कि हम नई वाली हिंदी के लेखक। लेकिन पहले मैं मैम का भी इस पर राय लेना चाहूँगा। सवाल मेरा मैम ये था कि जो विविधता है वो क्या लेखक की मौलिकता को नष्ट करती है या संकुचित करती है? लेखक की विविधता? हाँ, क्या लेखक के मतलब जो विविधता है लेखक की। अनुपम, मेरी समझ में जो रियल क्रिएटिविटी होती है वो प्रोग्राम्ड लेखक की नहीं हो सकती है। तो मुझे अगर आप एक सब्जेक्ट दे दें कि मान लीजिए आप कोई दें कि नेपाल में राइट्स हो रहे हैं, या कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्ड एक सब्जेक्ट दें मुझे कि इस पे आप एक लेख लिखिए, मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगी। तो मेरी अपनी जो लेखन की शक्ति है, मेरा लिखना मेरा एक एहसास है। जिस चीज़ को मैं अंदर बहुत देर तक अपने बहुत गहराई से जिसको मैं महसूस नहीं करती, उसको मैं लिख नहीं सकती हूँ, ना मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। तो मेरा जो लिखना है वो एक अजीब तरह का एक जैसे मैं एहसास, मैंने वर्ड यूज़ किया कि एक ऊर्जा है अंदर जो अंदर से आती है। किसी भी जो चारों मेरी किताबें हैं, 4 अलग अलग जॉनर की हैं। पहली किताब मेरा अपना एक मेरे अंदर जो एक पिशाच, एक डीमन था, जिसको मैं खुद मुझे नहीं मालूम था कि मैं लिख के कितना अपने आप में एक मुक्त महसूस करूँगी और कितना लाइटनेस मेरे को महसूस होगा। वो कौन था लेखक जिसने मर्चेंट्स ऑफ डेथ लिखा, मौत के सौदागर, जिसको फिर बहुत वो एक टाइटल मशहूर हुआ। वो हमारे ही समाज की त्रुटियों की कहानियाँ थी। लोगों ने उस पर मुझे बहुत उलहना दी कि एक्सपोजिंग फैमिली सीक्रेट्स, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपनी त्रुटियों को एक्सेप्ट करना, उनके बारे में बोल देने से बेटर कोई माध्यम नहीं है। तो मैं अपने आप को लेखक नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को माध्यम समझती हूँ। कस्तूरबा की किताब जब मैंने लिखी, पहले मेरा बिल्कुल इच्छा, किसी ने सुझाया तब फादर डियरेस्ट और मर्चेंट्स ऑफ डेथ लिख चुकी थी मैं। तो कस्तूरबा मेरे दिमाग में जो एक छवि थी, मुझे लगा कि मेरी कलम से कस्तूरबा इतनी फीकी कहानी कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन कस्तूरबा को जब मैं पढ़ना शुरू किया, अंदर से चोट हुई मुझे मुझे लगा कि ये एक वो औरत नहीं है जो रिचर्ड एटनबरा की फिल्म में हमने देखी है। तो वो एक अलग तरह का लेखक मेरे अंदर जागा, जिसको मैंने कहा कि मुझे कस्तूरबा की आवाज़ बन के, और मुझे गांधी जी के हर एक फ्रेम में जब मैं वहाँ मौजूद थी, तो उस आवाज़ को, उस कहानी को अपनी ज़बान और अपनी आँखों से मुझे बयान करना चाहिए। तो उस वक्त मैं लेखक नहीं थी, उस वक्त मैं कस्तूरबा थी। और चौथी जो मेरी किताब, उस पर जब मैं आती हूँ, अगर मैं कहूँगी कि मैं राधा थी तो लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि हमारी इष्ट देवता को तुमने अपने से कैसे तोल लिया। लेकिन मैं एज एंड देन वी टॉक अबाउट इट, मैं आपको बताऊँगी कि राधा मैंने खुद नहीं लिखी, राधा मुझसे लिखवाई गई। राधा ने अपनी कहानी मुझे खुद कही, और वो कहानी जो कि लोग चौंक जाते हैं पढ़ के, मैं नहीं गढ़ रही हूँ वो कहानी, उन्होंने खुद लिखवाई है मुझसे। तो कौन से लेखक को मैं कहूँ कि ये लेखक में ये होना चाहिए। एक बार जब फादर डियरेस्ट छपी थी, तो फर्स्ट रिव्यू उसका इंडियन एक्सप्रेस में, कूमी कपूर आप जानते होंगे, बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिव्यू किया ये कि इफ़ दिस वर फिक्शन इट वुड बी टू बिज़ार टू बी बिलीवेबल। जैसा कि हमारे पहले जो वक्ता थे रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज़ मच स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो मैंने तो वो जो कहानी लिखी, मैंने घड़ी थोड़ी थी, वो कहानी तो मैं जी हूँ, हर एक कहानी उस फ्रेम में मैं ज़िंदा मौजूद थी। तो अब किस लेखक का मैं बताऊँ, मुझे प्रोग्राम राइटिंग नहीं आता है। मैं एआई में फीड करके और कुछ लिख दूँ, उस तरह से मुझे लगता है कि अगर मुझे कहे कि जैसे क्लास में एक ऐसे लिखने को कह रहा है, वो लेखक मैं नहीं हूँ। तो आप निश्चय कीजिए मैं कैसी लेखक हूँ।
नहीं मैम, बाकी 3 टाइम्स बेस्ट सेलर होना ये एक प्रमाण है कि आप कैसी लेखक हैं, और जाहिर सी बात है बहुत अच्छी लेखक हैं। मैम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिंदी साहित्य में भी और अंग्रेज़ी साहित्य में भी या विश्व के और दूसरे क्षेत्रों में जो लेखन हो रहा है उसकी जानकारी भी आपको ठीक ठाक है। एक बड़ा फ़र्क आपको क्या दिखाई पड़ता है जो हिंदी भाषा में हो रहा है और जो दूसरी जगह लिखा पढ़ा जा रहा है? इस बारे में भी हमें कुछ बताएं। आज हिंदी भाषा में जो लेखन हो रहा है वो, और वैश्विक स्तर पर जो लेखन हो रहा है, उसके बीच में आपको क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है? बाहर के देशों में? जी हाँ। इसका मैं एग्जैक्ट तो आपको एक कंपैरिजन इसलिए नहीं दे पाऊँगी क्योंकि दुर्भाग्य से मैं बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ती नहीं हूँ, जो कि इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर वो एक रुचि हमेशा अंग्रेज़ी की तरफ रही। इंग्लिश मीडियम में हमने पढ़ाई की, राइटिंग्स मेरी सब इंग्लिश में रहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंडियन राइटर्स, ज़रूरी नहीं कि हिंदी लेखन या अंग्रेज़ी में, इंडियन राइटर्स ने अपना एक स्तर इंटरनेशनल लेवल पे किसी से भी कम नहीं है। और मैं इस रेफरेंस से कह रही हूँ कि अरुंधति राय की जो नई किताब है मदर मैरी कम्स टू मी, वो मैं पढ़ रही हूँ। और पहली बात तो जो आपके प्रश्न से थोड़ा हटके है कि मेरे अंदर के कई चोटें अंदर की जैसे वापस हरी हो गई हैं, कई घाव जैसे वापस खुल गए हैं। क्योंकि अरुंधति रॉय का जो एक रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ में जो इन्होंने इस नई किताब में बयान किया है, मतलब दिल को भेद देने वाला एक रिलेशनशिप है। और कितनी ऐसी बातें हैं उसमें जो कि कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये अपनी माँ की और अपनी कहानी सुना रही है या ये मेरी कहानी लिख रही है इसमें। तो इतना दर्दनाक और इतना चीरने वाला उसमें एक जो नैरेटिव है, मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि वो जो लेखन है उनका, खैर वो तो बुकर प्राइज़ विनर हैं, तो उनका तो कोई मतलब नीचा वाला कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लेखन में बहुत ज़्यादा बढ़ाव हुआ है। मेरी अम्मा जिस वक्त लिखती थी, महादेवी वर्मा और दिनेश नंदिनी डालमे और उस वक्त के दौर की जो लेखिकाएँ थीं, वैसा लेखन मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितने भी युवा लेखक हैं इतना सुंदर लिख रहे हैं वो। और कई हमने अपने फाउंडेशन में किताबें जैसे लॉन्च की हैं, जैसे क्राइम फिक्शन है, जैसे रोमांस है, जैसे नॉन फिक्शन की किताबें हैं, इतना सुंदर लिख रही हैं वो कि मैं समझती हूँ कि एक बेलगाम घोड़े की तरह हमारा ये डेवलपमेंट हो रहा है। और इसको किसी भी भाषा के लेखन से मैं अपने आप को छोटा नहीं समझती हूँ। अपने आप को मतलब हिंदी और अंग्रेज़ी इंडियन राइटर्स को। हम अब थोड़ा सा इस सत्र को मज़ेदार बनाते हैं। जब मुझे पता लगा कि मुझे सत्याव्यास जी से बात करनी है, तो मुझे लगा कि मैं इस नई वाली हिंदी को तो बहुत अच्छे तरीके से आज समझ के ही जाऊंगा, या जो हमारे सामने श्रोता होंगे उनको इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर, वो मतलब वो कौन सी ऐसी घटना थी जब, क्योंकि आप ऐसे लेखक रहे हैं जिसने हमेशा नई वाली हिंदी का झंडा उठाया है और लेके चला है, आप चले हैं, तो वो कौन सा ऐसा वाक़या था जब आपको लगा कि इस तरह की कोई चीज़ भाषा में, इस तरह का कोई प्रयोग हमें करना चाहिए? नहीं, बड़े शायर का शेर है ना कि तंज के अल्फाज ही नोके ज़ुबां रह जाएंगे और दोस्तों के पास कल पत्थर कहाँ रह जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि नई वाली हिंदी से संबंधित मुझे ऐसा लग रहा था कि नई वाली हिंदी से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उसके जवाब मैंने दे दिए होंगे, लेकिन हर सत्र में कुछ ना कुछ निकल ही आता है। सवाल आपका ये था अनुपम की वो कौन सा ऐसा क्षण था जब मुझे लगा कि नई वाली हिंदी में लिखना। देखिए, जब लिखना शुरू किया था तो तब तो ये भी नहीं पता था कि ये नई वाली हिंदी है, पुरानी वाली हिंदी है, हिंदी भी है या नहीं है। एक कहानी थी मेरे पास जिसको नोट डाउन करता जा रहा था और अपने उन दोस्तों को पढ़ाता जा रहा था जो उसके किरदार थे। तो बज़ाहिर ऐसा होता है ना कि जब आप
अनंत जी के नाम से कुछ लिखें और उसको अनंत जी लिखें तो उनको पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर उसकी जगह मैं नाम बदल दूं तो वो शायद उससे हट जाएं, डिविएट हो जाएं। लेकिन अगर अनंत जी की कहानी में अनंत जी के नाम से ही लिखूं तो उन्हें लगेगा हाँ सत्या बढ़िया है, इसको आगे लिखो। तो उस समय वही हो रहा था कि मैं लिखता जा रहा था और अपने दोस्तों से शेयर करता जा रहा था और वो कहते थे कि अच्छी अच्छी बातें हैं, लिखते जाओ। अचानक ही फिर एक क्लाइमैक्स उस कहानी का मिला और एक कहानी पूरी हो गई। जब कहानी पूरी हो गई तो भी जिनको मैं हर बार ये कहता हूँ और कहते समय ऐसा हमेशा लगता है कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे हमेशा इस बात का आप क्या कहेंगे गर्व रहा है कि मैं पढ़ता बहुत था। मैं उस समय भी इससे पहले भी एक सेशन में बात हो रही थी, रविंदर ने भी कहा कि उनकी किताब, मेरी जो पहली किताब आई थी वो एट द एज ऑफ 34 आई थी, तो मैं उसके पहले पढ़ बहुत रहा था। अब हम पढ़ जो रहे थे वो इतने बड़े लेखक और इतने बड़े प्रतिष्ठान हुआ करते थे कि वहाँ अपनी कहानी को भेजकर और रिजेक्ट होने की हिम्मत मेरे भीतर नहीं थी। होता है ना कि आप जहाँ से अमृतलाल नागर को पढ़ रहे हो, मैं बार बार कहता हूँ, मैं राही मासूम रजा को पढ़ रहे हूँ, आप जहाँ से काशीनाथ सिंह को पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ते हुए आप उस प्रतिष्ठानों में अपनी किताब भेजते हुए हिचकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी कहानी का जो तत्व है वो उस स्तर का नहीं है कि वहाँ पे आया एंड ऑल दैट। मीनवाइल जिस तरह से हम लेखन की तरफ बढ़ रहे थे उसी तरह से एक प्रकाशन भी आगे बढ़ रहा था और उसे भी नए लेखकों की तलाश थी। तो उन्हें हमने अपनी कहानी भेजी और उन्हें कहानी पसंद आई। तो वो जो पसंद आने वाला क्षण था ना, वो पहला इंसान था, वो प्रकाशक जो मेरे आसपास के लोग थे उससे अलग का इंसान था। तो जब उसने ये बात कही है, उसकी एडिटोरियल टीम ने ये बात कही कि कहानी अच्छी लग रही है, हम इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्षण था जहाँ मुझे लगा कि मुझे किताब प्रकाशित करनी चाहिए। इसके सवाल को थोड़ा सा और आगे लेता हूँ, क्योंकि बनारस टॉकीज़ एक काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल कहानी थी जहाँ जो चीज़ें घटित हुई थी उसके आसपास मैंने बुनी थी कहानी, तो वो तो मैंने लिख दिया। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बनारस टॉकीज़ अगर नहीं हुआ होता तो मैं खुद को आज भी लेखक नहीं कहता हूँ, लेकिन बनता भी नहीं जो हुआ। कारण ये रहा कि बनारस टॉकीज़ को हिंदी जो कहते हैं ना बेल्ट में, तब 2014-15 की मैं बात करूँ तो एक मेरे लिए भी और प्रकाशक के लिए भी आशातीत सफलता हुई। उसे आशातीत सफलता कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास डिमांड्स आने लगे कि अगली किताब कब आएगी, जिसमें 80% डिमांड्स पाठकों की रही। अब जब एक किताब थी मेरे पास, एक कहानी थी मेरे पास, मैंने उसे लिख दिया और वो चल गई। अगर मैं लेखक हूँ तो मेरे पास दूसरी कहानी भी होनी चाहिए, तीसरी, चौथी, पांचवी भी कहानी होनी चाहिए। इसीलिए आजकल जब लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने एक किताब लिखी है, प्रकाशित करना है, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि अपनी दूसरी कहानी लेके आओ। एक कहानी तो हम सबके पास होती है और वो ब्लॉकबस्टर होती है, उस पर सबों को लगता है कि फिल्म बन ही जाएगी, वो हमारी अपनी कहानी होती है। लेकिन अगर आपके भीतर कुछ लेखन का तत्व है तो दूसरी, तीसरी किताब। तो जब मैंने दिल्ली दरबार लिखी और उसे पूरा किया तो वो क्षण मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर कुछ लेखक के तत्व हैं जो जिसको आप कह रहे हैं कोट अनकोट में कि नई वाली हिंदी का लेखन है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वही क्षण था। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं उसका जिक्र उस तरह से नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो प्रकाशक लेके चला उस प्रकाशक ने एक बड़े मन से ये भी दावा किया कि लेखक हम बनाते हैं और हम लोग हमारी मार्केटिंग होती है जो लेखक को बनाती है। क्या ये बात सही है कि लेखक को इस स्तर पर जाकर प्रकाशक की आवश्यकता होती है? ये सवाल मैम आपसे भी है। जी देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम आंकड़ों का भरोसा करें, हम स्टैटिस्टिक्स का भरोसा करें और उसको देखें। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो वो जो दावा है वो सुनते समय आपको दंभ लग सकता है नहीं, क्योंकि हमारे सामने ये जागरण बेस्टसेलर लिस्ट पिछले 5 सालों से आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि एक भी दफ़ा ऐसा हुआ हो कि उस प्रकाशन की किताबें नहीं हों। तो दावा करते समय का टोन हो सकता है आपको लगा हो या सुनने वालों को लगा हो, जिसे भी हो, बट इसमें मुझे लगता है कि शंका तो नहीं है कि प्रकाशन बहुत अच्छा कर रहा है और उसके साथ साथ लेखक भी साथ ही साथ बढ़ रहे हैं। जी, एक बार
सवाल ये था कि क्या आपको भी लगता है कि पब्लिशर राइटर को बनाता है? नहीं, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शोभा डे को पेंगुइन ने बनाया। हिंदी के पब्लिशर्स का मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जिन जिन लेखकों के साथ पली बड़ी और जिन लेखकों को मैंने पढ़ा, उनको पब्लिशर्स ने नहीं बनाया। हालांकि मैं ये ज़रूर आपके सवाल से थोड़ा हटके मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक सेट फॉर्मूला है। पाठक क्या चाहते हैं? पाठक चाहते हैं सेक्स, क्राइम, स्कैंडल, पॉलिटिकल ड्रामा। ज़्यादातर अगर ये चार में से एक भी किसी क्रिएशन में हो तो ये बिकता है। पब्लिशर वही मैन्यूस्क्रिप्ट उठाते हैं जिनमें उनको लगता है कि ये बिकेगा। क्वालिटी मैन्यूस्क्रिप्ट की कोई मायने नहीं रखती है। तो एक अजीब सा एक वाक़या है कि जब मेरी फादर डियरेस्ट छपी तो उसी रिव्यू में कुमी ने ये कहा कि इनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है कि क्या चीज़ बिकती है इनकी किताब में, क्योंकि ये सब मौजूद है, सेक्स, क्राइम, ड्रामा, रोमांस, स्कैंडल, ये सब मौजूद है। और मुझे सुन के हंसी आई कि मैंने कहा कि ये फिक्शन नहीं है, ये कहानी जो मेरे फादर की एक लाइफ की जो कहानी है वो अपने आप में एक फिक्शन से भी ज़्यादा एक आश्चर्यजनक कहानी है। और उसी के संदर्भ में जो अनंत जी हमेशा पहली मुलाकात में जो इनकी हमारी हुई, मैं आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ कि मेरी किताब फादर डियरेस्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरी किताब सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा का एक सत्र फरीदाबाद में था, प्रभा खेतान फाउंडेशन के अंदर। उस वक्त मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन में मैं कन्वीनर नहीं थी, मैं एक राइटर के तौर पे वहाँ गई थी और अनंत जी वहाँ पे थे। मुझे कुछ मालूम नहीं अनंत जी कौन है, इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े ये सब एडिटर, हिंदी के बड़े बड़े, ये कैसे बोलूँ, स्कॉलर्स। तो ये ठान के आए थे कि आज इस राइटर को तो हमने रुलाना है। मैंने अपने सेशन की शुरुआत जिस लाइन से कही वो एक आइकॉनिक लाइन बन गई है और आज भी अनंत जी उसको कई इवेंट, सोशल गैदरिंग्स में ये कोट करते हैं, जिसकी मैंने कहा कि मैं अपने पिता की छठी पत्नी की चौथी संतान हूँ और हम लोग 18 भाई बहन हैं। तो सही है या गलत बताइए। जब उसके बाद जो भी ये कुछ सवाल सोच के आए थे मेरे ख्याल से भूल गए, क्योंकि उसके बाद तो खैर एनीवे इस पे वापस आती हूँ मैं इस सवाल पे कि पब्लिशर राइटर को एक हद तक बनाता है। वो डिपेंड करता है कि किस जॉनर का वो राइटर है। जैसे कि मैं हिंदी की पता नहीं कौन सा कंपैरिजन करूँ, लेकिन ये जो वो जो होता है चिक लिट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे ज़माने में बाबरा काटलैंड वगैरह हुआ करती थी, उन राइटर्स को पब्लिशर्स बनाते हैं। गुलशन नंदा को फॉर इंस्टेंस, हाँ याद आ गया मुझे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस स्तर का जो राइटिंग है, दिनेश नंदिनी डालमिया को पब्लिशर ने राइटर नहीं बनाया। उनको पद्म भूषण किसी पब्लिशर की औकात नहीं थी कि उनको वो बना दे। वक्ता का उद्देश्य होता है कि ऑडियंस को बांध के रखे, और ऑडियंस का जो धर्म होता है कि वक्ता को ध्यान से सुनते रहें। तो कृपया अपना धर्म निभाते रहिए जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू मैडम, आपकी बात आपने जो कही मैंने सुनी, लेकिन मैं एक बहुत ही अलग ढंग से पढ़ा लिखा लड़का हूँ। हिंदी पढ़ा और मार्केटिंग कर रहा हूँ, और हिंदी की किताबों की मार्केटिंग से भी बहुत अच्छे से जुड़ा रहा। अब मैं उस सवाल को भी मतलब कई बार ऐसा लगता है कि प्रकाशक जो है वो वाकई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी किताब को एक ठीक ठाक संख्या तक, ठीक ठाक बांटकों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका रखता है वो। अब मैं इससे एकदम अलग सवाल आपसे पूछता हूँ।
जो फिक्शन की अवधारणा हम लोगों के पास है हिंदी में जो है वो कई स्तर पे है। जिस विविधता को हम लोग लेके चल रहे थे, शुरुआत से बात कर रहे थे, पल्प फिक्शन है, लोग कहते हैं कि ये जैसे सस्ता साहित्य है, ये लोकल साहित्य है, गली कूचों में मिलने वाला साहित्य है, इसको पढ़ने वाले लोग कहीं नहीं पहुँचेंगे, केवल 1 घंटा पढ़ा, उनको आनंद आया और उसके बाद वो किताब चली गई। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जॉन कीट्स, बॉडलेयर, वो जो भी लिख रहे होंगे वो उसी रूप में माना जाता होगा। उसमें कहीं भी ये भेद नहीं होता है कि उनका लिखा हुआ ये कमज़ोर होगा या उस लेखक का ये कमज़ोर होगा। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि फिर वो जो अच्छा साहित्य है उसकी कसौटी क्या होगी, जिसको हम माने कि हाँ ये अच्छा साहित्य है, उसकी कसौटी क्या होगी? देखो, इसके लिए ना अनुपम थोड़ा सा जाना पड़ेगा हमारे हिस्ट्री में भी। मैं उधर नहीं जाता, मैं केवल ये बताता हूँ कि जब हम तुलना करते हैं ना हमारे साहित्य और वैश्विक साहित्य की, जब हम बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ परचेजिंग पावर का भी इशू है, ठीक है ना। हमारे यहाँ किताबें आज भी जो हैं वो बाकी सारी चीज़ों के बाद उसका नंबर आता है, ठीक है ना। अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ उनके बजट का एक हिस्सा होता है जहाँ वो किताबें पढ़ते हैं और वो उससे चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब हम आप समझ लें, जैसे मैं अभी बताया चिकलेट नॉवेल्स के बारे में बात हुई एंड ऑल दैट, रूमानी साहित्य जिसे हम कहते हैं अपने यहाँ। बाहर जब आप जाते हैं ना तो बाहर के देशों में पैट्रिसिया कॉर्नवेल अगर नावल लिख रही हैं तो उनको हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि अरे इनकी तो हर दूसरे महीने एक किताब आ जाती है, ठीक है। उनका अपना एक जो पाठक वर्ग है वो उनको इस तरह से जज नहीं करता कि आप केवल बोन एनालिसिस पे चीज़ें लिखती हैं, ठीक है, आप केवल पोस्टमार्टम पे चीज़ें लिखती हैं। हमारे यहाँ क्योंकि वहाँ पे अगर पैट्रिसिया कॉर्नवेल बोन एनालिसिस पे चीज़ें लिख रही हैं तो वो अपने लेखन में कुछ नया दे रही हैं। पढ़ने वाले को भी कुछ समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा अगर बोन का टुकड़ा भी है ना तो वो आगे पिछले 200 साल पहले का भी कोई केस है उसको सॉल्व कर सकता है। एक बार अज्ञे ने कहा था कि हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती है, मुझे लगा कि बीच नहीं जी। तो मतलब उस पर मेरा कहना वही था कि हमेशा हम जो अपने यहाँ साहित्य को दरगुजर करके देखते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, वो उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ परचेजिंग पावर भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जो किताबों पे डिसीज़न मेकर होते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि ये किताब ऐसी है वैसी है। और मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम फिर एक पूरे तबके की सोच कह लें या उसकी पसंद को दरकिरार कर देते हैं। समराइज़ करूं तो ये बोलूं मैं कि जो भी लेखन पाठकों को पसंद है वो उसके लिए सच्चा लेखन है, सही लेखन है, सच्चा साहित्य है जी। पहले इन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई तरीका ढूंढूं, कोई भूत की कहानी या कोई सेक्सुअल स्कैंडल कुछ बोलूं तो शायद ये मेरी तरफ मुखातिब होंगे। खैर एनीवे, अनुपम, सच्चा अच्छा साहित्य हर युग में उसका पैमाना बदलता गया है। क्लासिक्स को छोड़ दीजिए, गीता, महाभारत, रामायण, तुलसीदास जी को, उन सब को छोड़ दीजिए। अच्छा साहित्य मेरी समझ में अच्छा वो है जो एक बार दिल के अंदर चला जाए, तो दिल को छू ले, किताब पढ़ लेने के बाद भी वो किताब अंदर से निकल ना पाए, वो आवाज़ गूंजती रहे, उस किताब से आप कंज्यूम होके उससे पोजेस हो जाएं, उसको मैं अच्छा साहित्य कहती हूँ। और ये तो खैर है ही कि परचेसिंग पावर मतलब 2 लाख प्रतियां बिकी, ये इसका प्रमाण नहीं है कि ये बहुत अच्छा साहित्य है। लेकिन अगर एक पाठक भी ऐसा, एक श्रोता भी ऐसा मुझे मिले जो मुझे कहे कि आपकी किताब पढ़ने के बहुत देर बाद तक मुझे वो किताब हॉन्ट करती रही, तो मैं अपना लिखना सार्थक समझूंगी और फिर मैं कहूँगी कि मैं उसके लिए क्वालिफाई करती हूँ। इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि सभी लेखकों का ये होता है कि एक भी पाठक अगर सच्चा पाठक मिल जाए तो उसकी कृति सफल हो जाती है।
सभागार में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आज वो पूछ डालिए अनंत जो उस वक्त पूछना चाहते थे। हेलो, नमस्ते सर। मेरा जो बैकग्राउंड है अनुपम, एक फाइनल में बोल देती हूँ कि वो अपने आप में इतना एक बिजार। तो मेरे पिताजी रामकृष्ण डालमिया पिछले युग के भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले हिंदुस्तानी मालिक। उनकी बड़ी एक फ्लैम्बॉयंट सी ज़िंदगी थी। सच में ये मैं ये मन घड़ के नहीं कह रही हूँ, मैं सच में छठी पत्नी की चौथी संतान हूँ। मेरे पिता एकदम वैदिक सम्राट की तरह उनका एक पर्सनालिटी और उनका जीवन था, जो कि मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी किताब में बखूबी उतारा है। उनका पागलपन, उनका जुनून, उनकी मैं इस खोज में भी उनकी संतान, उनकी कन्या की तरह मैं ये पूछना चाहती थी या ये मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या था जो उनको 6 शादियों करने के लिए विवश किया। उनको बहुत से मुझे उसमें मेरे सवाल उसमें मुझे उसके जवाब मिल गए। मेरी अम्मा ने भी बहुत से मुझे इसके पहलू बताए। लेकिन आप ये समझिए कि दिनेश नंदिनी डालमिया और रामकृष्ण डालमिया की मैं संतान। दिनेश नंदिनी डालमिया अपने आप में उदयपुर की पहली ग्रेजुएट महिला जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ में पत्रोच्चार शुरू किया, और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका वो एक सेमी रोमांटिक एक वो रिश्ता, और दूसरी तरफ मेरे फादर जो कि मेरी अम्मा की कविता लखनऊ का एक सक्सेरिया प्राइज़ हुआ करता था उस ज़माने में, जो कि देखिए इसकी विधि की विडंबना, जो मेरी सौतेली माता ने उसको अनाउंस किया था, मतलब उसको इस्टेब्लिश किया था। तो मेरे नाना ने उनकी कविता उसमें एंटर की और वो कविता फर्स्ट प्राइज़ के लिए चुनी गई। तो लखनऊ में मेरी अम्मा और मेरे नाना वो प्राइज़ लेने गए और मेरे पिता से उनकी वहाँ मुलाकात हुई और उनको उस वक्त उनसे इश्क हो गया। तो वहाँ से भी वो उनको पत्र लिखने लग गए। तो मेरी अम्मा जैसी थी एक रोमांटिक अपने माइंड में, तो एक तरफ नेहरू के साथ में पत्राचार, एक तरफ रामकृष्ण डालमिया के साथ में, दोनों अपने आप में एक बहुत एक हेडी क्या कहें वो नशीला हेडी एक तरह का एक वो आलम था कि एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जो पूरी इंडिया का एक आइडल था और दूसरी तरफ रामकृष्ण डालमिया जो इंडिया का सबसे बड़ा उद्योगपति था। दोनों के साथ में उनका ये पत्रचार होता रहा। और नेहरू से जब उन्होंने एक बार एक ख़त में लिखा, ये सब साथ साथ पैरेलल चलता रहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे भी फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करना है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो नेहरू भी दिल फेंक उन्होंने हमारी अम्मा को कहा कि आप वर्धा आइए और मुझसे मिलिए। मेरे ख्याल से मेरी अम्मा उस वक्त 17-18 साल की रही होंगी। गई वर्धा, एक जैसे फ़ैन गर्ल मोमेंट नेहरू से मिली, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी किताब में उसका बयान किया है कि जैसे फरिश्ते उतर आए, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है। नेहरू ने उनसे कहा कि देखिए मैं तो परिव्राजक हूँ, मेरे साथ तो तुम रह नहीं सकती हो, लेकिन मैं तुमको एक चिट्ठी दे रहा हूँ जो कि उन्होंने उनको दी कि मौलाना आज़ाद से जाके मिलो और तुम्हारी जैसी लड़कियों की हमको ज़रूरत है, तो आप फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लो। और उसी दौरान रामकृष्ण डालमिया ने मेरी अम्मा को शादी का प्रस्ताव दिया। तो उस वक्त मेरी अम्मा बौखला गई कि 5 पत्नियों का ये अधेड़ उम्र का आदमी और मुझे शादी का प्रस्ताव दे रहा है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ये। और टेम्पटेशन ये था कि मौलाना आज़ाद के पास जाके, जो कि उनकी रूह की आवाज़ थी, सॉरी मुझे दोबारा कहना पड़ेगा, टेम्पटेशन ये था कि इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति से मेरा एक प्रपोज़ल आया है मैरिज का, और दूसरी तरफ कि फ्रीडम मूवमेंट मौलाना आज़ाद के साथ जाके मैं ज्वाइन कर लूँ।
तो जैसा कि विधि में लिखा था, प्लैनेट्स ने अपना खेल खेला। मेरे नाना उस वक्त उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने रामकृष्ण डालमिया का प्रस्ताव दुर्भाग्य से वो उन्होंने चुना। तो उसके बाद फिर उसकी कहानी तो मेरी किताबों में आपको मिल जाएगी। नीलिमा जी की एक बात पे मैं रुक गया। नीलिमा जी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता के बारे में सोचा कि वो कौन सा कारण था कि उन्होंने मेरी माँ को छठी दफ़ा शादी के लिए प्रपोज़ किया था। एक अहमद फराज का शेर है, नए बच्चे यहाँ से लेके जाएंगे, उससे मुझे लगता है बहुत मुफीद है ये शेर कि तुमसे बिछड़ के हम मुकद्दर के हो गए, उसने किया जिधर का उसी दर के हो गए। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। पर उस वक्त अनुपम एक बात और कहूँगी मैं कि ये सब मेरी पृष्ठभूमि, मेरा किस तरह का अजीब तरह का एक बिजार एक बचपन, 7 हम भाई बहन, मतलब 7 मेरे अपने, हम लोग सगे हैं, 5 विमाताएं, क्या हम लोगों का एक इंट्री, क्या हमारे एक, मेरे फादर जो अपने आप में भी एक बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस थे, वो, ये मेरी परवरिश, ये मेरा बचपन। तो आप सोचिए कि जब मैंने लिखना शुरू किया उस वक्त मुझे मालूम था कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। होइए वही जो राम रचि राखा। कोई सवाल अपना पूछना चाहे तो जरूर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा एक प्रश्न था, जैसे आजकल हिंदी की जो है लैंग्वेज मतलब बढ़ रही है, लेकिन जो है साहित्य में बातचीत होती है कि भाषा परिष्कृत होनी चाहिए, लेकिन आज का जो हिंदी लिखी जा रही है उसमें आम बोलचाल की भाषाएं भी लिख दी जा रही है। सर ने बीच में एक नाम लिया था काशीनाथ सिंह जी का, उसमें हम देखते हैं कि उसमें गालियों का भी प्रयोग बीच बीच में देखने को मिलता है। हमें इसको साहित्य की श्रेणी में रखने में दुविधा मालूम होती है, इस पर आपका क्या विचार है? एक सवाल इसी में और है, आज की हिंदी को साहित्य की श्रेणी में रखने में हमें दुविधा मालूम होती है। आज के दौर में हिंदी किताबों का प्रचलन तो बढ़ गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि साहित्य हिंदी की प्रासंगिकता कम होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। इस पर आपका विचार क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, आवाज़ थोड़ी गूंज रही थी, मैं पकड़ ये पाया सवाल कि आपकी कब का सवाल ये है कि आजकल की जो हिंदी लिखी जा रही है उसमें ये गालियों का प्रयोग क्यों है या उसका स्तर नीचे क्यों गिरा है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि आप बनारस टॉकीज़ पढ़ के ही रुक गए हैं, आपको थोड़ा हिंदी परिष्कृत होती जा रही है, आपको उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। 1930s में जब किताबें लिखी जाती तो कुशवाहा कांत और उग्र साहब दोनों एक साथ लिखते थे। कुशवाहा कांत की किताबों को तब जो है ना वो कहा जाता था घासलेटी साहित्य है। आज उन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आज के गंभीर साहित्य से ज़्यादा हिंदी उसमें थी। तो जब हमारी हिंदी इवॉल्व हो रही है तो हमें भी उसके साथ साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप साहित्य को संपूर्णता से पढ़ें, आप केवल ये न निकाल के लाएं कि सत्यव्यास ने बनारस टॉकीज़ में गालियाँ लिखी हैं तो आजकल वही लिखा जा रहा है एंड ऑल दैट। मैं आपको बताना चाहूँगा गालियों का भी हमारा एक पूरा इतिहास रहा है, ठीक है ना। सत्यव्यास पहले और आखिरी लेखक नहीं है जिनकी किताबों में बनारसी भदेश गालियाँ हैं, ठीक है। आप शुरू से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल हर जगह देता हूँ, बहुत मतलब लोकप्रिय एग्जाम्पल है कि राही मासूम रजा साहब से पूछा गया कि बॉस अगर आप वो जो किताब थी आधा गांव उसमें गालियां नहीं लिखते तो आपको साहित्य अकादमी मिल जाता। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सिंपली ये बात कही कि यार मेरे चरित्र जो हैं अगर गालियां नहीं लिखेंगे, मेरे पास 2 ऑप्शन है करने का, या तो वहाँ मैं डॉट डाल दूँ, अगर मैं डॉट डाल दूंगा तो पाठक अपने मन से गाली सोच लेगा और वो ज़्यादा खतरनाक होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं मेरे जो पाठक हैं वो गीता का श्लोक पढ़ेंगे, मैं गीता का श्लोक बोलूँगा, मेरे पाठक अगर गालियाँ देंगे तो मैं गालियाँ दूंगा। आप उसको संपूर्णता से देखें, ठीक है। आपका समाज गालियों से बहिष्कृत नहीं है, वो आपके समाज का अंग है, उसको उस तरह देखें। हाँ, साहित्य के नज़रिए से गालियों का या किसी भी इस तरह के नकारात्मक जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैं सत्र के वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि कृपया गेस्ट रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करके इसकी शोभा बढ़ाएं। सर गेस्ट रजिस्टर
एक शुक्रिया आप सबों का जो इतने धीरज से बैठकर सुन रहे हैं। मैं अक्सर ये बातें भी कहता हूँ कि हिंदी का जो लेखक होता है ना, वो तो खाली कुर्सियाँ देख के भी ऊर्जावान हो जाता है। आप लोग तो फिर भी भरे हुए हैं, तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दें। शुक्रिया।